वाह भाभी, तुम भी खूब हो। कॉल बेल जोर से किरकिराई। सिप्रा उस समय बाथरूम में कपड़े धो रही थी। दरवाजे पर आकर उसने पूछा, कौन? बाहर डाकिया था। वह दरवाजे के नीचे से पत्र खिसका कर जा चुका था। पत्र लेकर सिप्रा अंदर आ गई। परवीन का पत्र था। उसने लिखा था, वह जल्द ही विवाह करने वाला है। सिप्रा को यह जानकर खुशी हुई। कपड़े साफ करने के बाद सिप्रा नहा धोकर श्रृंगार मेज के पास खड़ी हुई। कमल से खिले अपने रूप को देखकर वह खुद शर्मा गई। फिर उसने अलमारी से साड़ी और उससे मेल खाता बलिस्ता भर का ब्लाउज निकाल लिया। उसके नाभि के नीचे साड़ी बांधी। फिर सिर के खुले बालों को जूड़े में समेट लिया। सज धज कर सिप्रा अपने आप को आईने में देखने लगी। उसे लगा कि मध्यकालीन नायिका भी इसी प्रकार प्रिय से मिलने के लिए सजती संवरती होंगी। सिप्रा को कॉलेज के दिनों की याद आ गई, जब डॉक्टर रमाकांत नायक नायिका भेद पढ़ाते खूब रस लिया करते थे और नायिकाओं के रसीले उदाहरण देते थकते नहीं थे। ऐसे में सिप्रा को ब्रिजेश की याद आने लगी। वह वही ब्रिजेश था जो पहले ही मुलाकात में उसका दीवाना हो गया था, लेकिन अगले ही क्षण उसके जहन से ब्रिजेश की याद कफूर हो गई। सिप्रा ने सजने संवरने की यह आदत जी ब्लॉक की ममता शरीर ने डाली है। एक दिन वह रस लेकर बताने लगी कि किस प्रकार चूड़ियां पहनाते हुए एक मणिहार चुपचाप उसकी कलाइयों के स्पर्श को सुख महसूस करता रहा था और वह भी उसके स्पर्श के सुख को लुटाती रही थी। उस रोज समाज केंद्र भवन में बस्ती की महिलाएं सिलाई कढ़ाई करती हुई आपस में गपशप कर रही थी। तभी किसी ने प्यार मोहब्बत का प्रसंग छेड़ दिया था। ब्लाउज काटती हुई रेखा ने आंखें मटका कर कहा था, अरे हम आखिर किसके लिए सजते संवरते हैं? यही ना कि कोई हमें देखे और अपना दिल थाम कर लंबी लंबी आहें भरे। सिप्रा पर धीरे धीरे उस सोहबत का असर पड़ने लगा था। उसने विवेक के काम पर जाने के बाद वह शीशे के सामने जा खड़ी हुई थी। सजने संवरने में सिप्रा ने पूरा 1 घंटा लगा दिया था। अपने ही रूप को शीशे में बार बार देखकर तथा पूरी तरह से आश्वासित होने के बाद खरीदारी के लिए वह घर से बाजार चल दी थी। हाथ में पर्स लिए वह जिस ओर जाती, लोग दिल थाम कर रह जाते। वह जिस भी शोरूम के पास खड़ी होती, वहाँ का दुकानदार उसे देखता ही रह जाता। आइए ना मैडम, ब्रिजेश ने शोरूम से बाहर आकर उसका स्वागत किया था। हमारे यहाँ आपका स्वागत है, पधारिए। जी। सिप्रा को भी उसका रूप और व्यवहार भा गया था। आइए अंदर तो आइए, कहता हुआ वह एक ओर हट गया था। ब्रिजेश के हटते ही वह अंदर चली आई थी। वह मुस्कुरा दिया था। उसके पिता ने चश्मे के ऊपर से उन दोनों की ओर देखा था। कल ही तो हमारे यहाँ बेंगलोर से बेहतरीन साड़ियाँ आई हैं। ब्रिजेश ने उसके आगे ढेर सारी साड़ियाँ फैला दी थी। सिप्रा उन साड़ियों को देखती ही रह गई। साड़ियाँ एक से बढ़कर एक सुंदर थी। ब्रिजेश की नजरें सिप्रा की जूतियों पर थी। कितनी सुंदर है। प्रशंसा के 2 शब्द सुनकर सिप्रा का चेहरा खिल उठा था। उसका मन हुआ कि वह कहे, पहनने वाली भी तो कम सुंदर नहीं है, लेकिन प्रगट में वह मुस्कुरा कर ही रह गई थी। कहिए कौन सी दो? ब्रिजेश ने सिप्रा से पूछा था। तभी दुकान का नौकर 2 ठंडे पेय की बोतल ले आया था।
दोनों उसे पीने लगे। सिप्रा ने बोतल नीचे रखकर कहा था, देखिए मेरे पास पैसे कम है, आप पैसों की चिंता छोड़िए। ब्रिजेश ने उसे आश्वस्त करने लगा। आप तो पसंद की बात कीजिए। ब्रिजेश के पिता ने भी बेटे का ही समर्थन करते हुए कहा था, रुपए अभी नहीं सही, पहले को दे देना, बेटी अपनी ही बस्ती में ही तो रहती हो। ब्रिजेश उसकी पसंद की गई साड़ी को पैक कर उसी के साथ दुकान से बाहर निकल आया था। उसके साथ चलते हुए उसने कहा था, आप चाहे तो साड़ी की चर्चा विवेक जी से ना करें। वह क्यों? वह उसकी बात नहीं समझ पाई थी। उसे आश्चर्य हुआ था कि उसके पति को यह कैसे जानता है। सुप्रा ने पूछा भी था, आप मुझसे ब्रिजेश कहते हैं? उसने अपना परिचय देते हुए बताया था, हम दोनों ने बीकॉम एक साथ ही किया था। ओह, वह हंसती थी, तो आप दोनों क्लास फॉलो रहे हैं जी? आंखों के प्रेम भाव लाकर ब्रिजेश ने कहा था, इस रिश्ते से आप मेरी भाभी लगती हैं। सिप्रा शर्मसार हो गई थी। चौराहे से ब्रिजेश दुकान की ओर लौट गया था। वह भी अपनी बस्ती की ओर चल दी थी। ब्रिजेश के साथ इस मुलाकात के बाद ही सिप्रा में सजने संवरने की ललक ज़्यादा बढ़ने लगी थी। एक दिन विवेक ने भी कहा कि अनारकली बाजार में उसके मित्र ब्रिजेश की कपड़ों की दुकान है, लेकिन उसने कभी भी पति से ब्रिजेश की चर्चा नहीं की। सिप्रा की साह पर पाकर ब्रिजेश उसके जीवन में किसी घुसपैठियों की तरह घुसता चला गया। जब भी कभी वह उसके पास आता, उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आता। कल ही सिप्रा ने ब्रिजेश से कहा था, ब्रिजेश जी, आप तो हमें कर्ज से गले तक लाद रहे हैं, हम लोग इतना कर्ज कहाँ से दे पाएंगे? वाह भाभी, तुम भी खूब हो, ब्रिजेश ने हंसते हुए कहा था। आखिर विवेक भाई किसके लिए कमाते हैं? फिर भी अरे, हम आपसे तगादा तो कर नहीं रहे, ब्रिजेश बोला था। विवेक भाई हर पहली को कुछ रुपए चुकाते हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर सिप्रा चुप हो गई थी। ब्रिजेश की बातों पर उसे विश्वास होने लगा था। ब्रिजेश घर से जाते जाते कह गया था, भाभी कल आपके लिए एक ऐसी साड़ी लेकर आऊँगा जो बनारस से आई है और बेशकीमती है। अच्छा, वह मुस्कुराकर बोली थी। सिप्रा बालकनी में खड़ी हुई कलाई में बांधी घड़ी को देखने लगी। शाम के 4 बजने को थे। ब्रिजेश आता ही होगा, यह सोचकर वह बस्ती की पतली सड़क की ओर देखने लगी। सामने से सचमुच ही ब्रिजेश लंबे लंबे डांग भरता हुआ उन्हीं के ब्लॉक की ओर चला आ रहा था। सिप्रा ने फौरन रसोई में जाकर चाय के लिए पानी चढ़ा दिया। कॉल बेल बजते ही सिप्रा दरवाजे की ओर लपकी। मुस्कुराकर उसने ब्रिजेश का स्वागत किया और बोली, आपकी बड़ी लंबी उम्र है, हम आपको ही याद कर रहे थे। ब्रिजेश सोफे पर बैठा तो सिप्रा उसके लिए चाय ले आई। दोनों चाय पीने लगे। चाय के कप को एक ओर रखकर ब्रिजेश ने हाथ का पैकेट मेज पर रखा। उसे खोलते हुए कहा, आज तो मैं आपके लिए ऐसा तोहफा लाया हूँ
जो केवल आपके लिए ही है। इसे पहनने के बाद आपके रूप पर चांद चांद लग जाएंगे। साड़ी को देखकर शिप्रा की आंखें फटी की फटी रह गईं। गुलाबी रंग की वह साड़ी सच में हजारों में एक थी। उस पर जड़े हुए शिमला सितारे आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। उस साड़ी को हाथ में लेकर शिप्रा ना जाने क्या क्या सोचने लगी। लाओ भाभी, इस तोहफे को मैं अपने ही हाथों से पहना दूं। ब्रिजेश के इस व्यवहार से शिप्रा घबराने लगी। उसने सोचा, किसी अन्य पुरुष के हाथों से वह साड़ी कैसे पहनेगी। पति के मित्र से उसे इस प्रकार की व्यवहार का आशा नहीं था। वह सोफे से उठ गई। उसी के साथ ब्रिजेश भी उठ गया, लेकिन ब्रिजेश तो जैसे पहले से ही कुछ निश्चय करके आया था। इस बार उसके हाथ शिप्रा की ओर बढ़ने लगे। वह की कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में थी। ब्रिजेश ने दुस्साहसा करके उसकी कलाई पकड़ ली। शिप्रा ने और देखा न ताओ, उसने ब्रिजेश के सर पर पेपर वेट से प्रहार कर दिया, लेकिन ब्रिजेश ने अपने आप को बचा लिया और बेहाई जैसा व्यवहार करते हुए बोला, आज तो मैं तुम्हारे साथ अपने अरमान पूरे करके ही रहूंगा। बदमाश, कमर पर दोनों हाथ रख। शिप्रा बिफर उठी। तूने मुझसे बाजारू औरत समझ रखा है क्या? तेरे घर में माँ बहनें नहीं है। मुझसे कमजोर औरत समझ ना। चुपचाप यहाँ से चला जा, अन्यथा वह दुर्गति करूंगी कि पूरा मोहल्ला तमाशा देखेगा। ब्रिजेश को ऐसी उम्मीद ना थी। वह गर्दन लटकाए चुपचाप बाहर जाने लगा। तभी शिप्रा उसकी लाई हुई साड़ी पीछे से फेंकती हुई बोली, इस कफन को भी तो ले जा। ब्रिजेश ने वह साड़ी उठा ली। शिप्रा ने उसकी लाई हुई और भी साड़ियाँ उसकी ओर फेंक दी, जिन्हें वह जल्दी से समेटकर चला गया। इस हादसे से शिप्रा की सांस तेज हो गई। वह अपनी उखड़ी सांस पर काबू पाने के लिए बेडरूम में जाकर लेट गई। थोड़ी देर आराम करने तथा स्थिति समान होने के बाद शिप्रा उठी और श्रृंगार मेज के सामने जा खड़ी हुई। अब उसका रूप उसी की आंखों में चुभन पैदा करने लगा था। ऐसा भी रूप भी किस काम का जो दूसरों को अपनी ओर खींचे। वह श्रृंगार मेज के सामने से हट गई। साड़ी उतार कर उसने धुली हुई एक सादी धोती पहन ली और आईने के सामने जा खड़ी हुई। अब वह और भी अच्छी लग रही थी, पर इस बार देखने का नजरिया भिन्न था। रसोई में जाकर पति के लिए चाय नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि उनके आने का समय हो रहा था। वह बालकनी में खड़ी होकर विवेक का बेसब्री से इंतजार करने लगी। शिप्रा ने देखा, बस्ती की पतली सड़क पर ब्रिजेश तेजी से बाजार की ओर जा रहा था। उसे देखकर शिप्रा को लगा कि उस ध्रुव को आज उसे अच्छा सबक सिखा दिया है। भविष्य में सावधान रहने के लिए उसने वही अपनी दोनों कान पकड़ लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें।